23 साल पहले इलाहाबाद में होने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलए जवाहर पंडित हाई प्रोफाइल कत्ल मामले पर जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने जवाहर पंडित कत्ल केस में साबिक मेंबर पार्लियामेंट कपिलमणि करोरिया, साबिक एमएलए उदयभान करोरिया और साबिक एमएलसी सूरजभान करोरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी के एमएलए जवाहर यादव उर्फ पंडित को शहर के सिविल लाइन इलाके में सरेआम कत्ल कर दिया गया था। जवाहर पंडित कत्ल मामले में कपिलमणि करोरिया, उनके 2 भाई उदयभान और सूरजभान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में कपिलमणि के एक और साथी रामचंद्र त्रिपाठी को भी नामजद किया गया था। रामचंद्र त्रिपाठी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2 दहाइयों से ज्यादा चलने वाली लंबी समाअत के बाद इलाहाबाद की जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस वक्त करोरिया बरादरान नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। 31 अक्टूबर को चारों मुल्जिमान को अदालत ने कत्ल का मुजरिम करार दिया था। करोरिया बरादरान को जब जिला अदालत लाया गया तो उस वक्त उनके हामियों का बड़ा हुजूम मौजूद था। कपिलमणि बहुजन समाज पार्टी, उदयभान और सूरजभान बीजेपी के लीडर हैं। सजा सुनाए जाने के बाद करोरिया बरादरान ने कहा कि वो सियासी साजिश का शिकार हुए हैं। करोरिया बरादरान ने यह भी कहा कि जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जल्द ही चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब नैनी सेंट्रल जेल इंतजामिया ने कहा है कि सजा मुकर्रर किए जाने के बाद करोरिया बरादरान के साथ आम कैदियों जैसा सलूक किया जाएगा। बड़ा है, छोटा नहीं है, षड्यंत्र बड़ा है, लेकिन ठीक है, ऊपर वाले को जो मंजूर है वो होगा और वही आगे चलेगा। हमको पूरा भरोसा है कि हम हाई कोर्ट से बरी होकर के आएंगे, क्योंकि हमने अपराध नहीं किया है, हम अपराधी नहीं हैं। षड्यंत्र किसने किया? षड्यंत्र तो जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं उन्हीं का है। अब माननीय कोर्ट ने आज सज़ा सुनाई है, माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और हमको पूरा विश्वास है कि हमको वहाँ न्याय मिलेगा। हम सब लोग निर्दोष हैं, आप सब लोग जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये जो जनता का विश्वास है, माननीय उच्च न्यायालय इस पे हम लोगों के पक्ष में निर्णय करेगा। देखिए, जब किसी बंदी का दोष सिद्ध हो जाता है और उसको कन्विक्शन हो जाता है तो जेल मैनुअल में अंडर ट्रायल और कन्विक्ट दोनों के लिए अलग अलग प्रोविज़न है। बंदियों के भोजन, वस्त्र आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश शिया मरकजी वक्फ बोर्ड ने अपनी जेर निगरानी की मस्जिदों और दरगाहों को नोटिस जारी किया है कि अयोध्या मामले से मुताल्लिक कोई पैगाम न दिया जाए और न किसी वजह से भीड़ इकट्ठा की जाए। संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आने वाले फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में शरारती तत्वों द्वारा साजिश करके कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके, इस उद्देश्य से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने सभी वक्फ मस्जिदों, इमामबाड़ों, दरगाहों, करबलाओं, मज़ारों और कब्रिस्तानों में पूर्व से होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर राम मंदिर प्रकरणों से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी आयोजन, भाषण, धरने प्रदर्शन व किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिसमें भीड़ इकट्ठा की जा सके या लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किसी संदेश देने के लिए किया जाता हो, सभी पर रोक लगा दी है। उन मुतवल्लियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बोर्ड के निर्देशों को नहीं मानेंगे या उसकी अनदेखा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले या फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से ऐसे निर्देश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। अयोध्या तनाज़े पर जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और ऐसे में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अयोध्या ज़मीन तनाज़ा केस पर सोशल मीडिया पैगाम भेजने पर पाबंदी लगा दी है। केस के ताल्लुक से पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी 28 दिसंबर तक रहेगी। इंतज़ामिया का कहना है कि इससे फ़िरक़ावाना हम आहंगी मुतासिर नहीं होगी। और इस सब के बीच राम मंदिर अयोध्या तनाज़े पर फैसला आने से पहले पूरे मुल्क में फिक्र की लहर देखी जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ भी कारवान इंसाफ के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में AMU ओल्ड बॉयज़, समाजी कारकुनों, वुकला और लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने कहा कि अदालत का फैसला सभी लोगों को कबूल करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड के ताल्लुक से कहा गया कि मुसलमान शरीयत पर अमल करेगा। अयोध्या मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में
अब जजेस के उसमें बंद है, उनके ब्रीफ केस में है वो, और इसमें अब न लॉयर्स को कुछ करना है और न जनता को कुछ करना है। कैसा फैसला होना चाहिए? फैसला जो भी होगा वो इंसाफ का होना चाहिए। फैसला क्योंकि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, इस मुल्क के अंदर जो है वो कुरान या बाइबल या रामायण और महाभारत से ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क जो है इस मुल्क के संविधान से चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलेगा, और अदालत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि साहब जो है यहाँ पे ये ज़मीन जो है ये ज़मीन का डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को मस्जिद और मंदिर और जन्मभूमि के डिस्प्यूट नहीं समझना चाहिए, इसे एक ज़मीन का डिस्प्यूट समझना चाहिए, एक टाइटल सूट है। और अगर उस टाइटल सूट को सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि रामलला या निर्मोही अखाड़ा इसके हकदार हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में अनकरीब आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क भर की निगाहें मरकूज हैं, और ऐसे में AMU टीचर्स एसोसिएशन ने भी आवाम से अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करें और किसी भी तरह का कोई हंगामा ना करें। उन्होंने हुकूमतों से भी मुतालबा किया कि वो नज़्म व नस्क को बेहतर बनाएं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। AMU टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रोफेसर नजमुल इस्लाम ने कहा कि फैसला किसी भी तबके के खिलाफ आए वो उसे कबूल करे, क्योंकि मुल्क की सालमियत इसी में है। अपील की है अमूटा ने सारे सिटीजन से, हिंदुस्तान के किसी भी मज़हब के हों, कि जो भी फैसला भी आएगा सुप्रीम कोर्ट से, जो उम्मीद कर रहे हैं कि 13 नवंबर से लेके और 17 नवंबर के बीच में आएगा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में, तो उसमें दो पार्टीज़ हैं और किसी की भी फेवर में आ सकता है। तो मेरी अपील यही है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड और कलर, और किसी भी स्टेट के भी हों, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, उनसे ये अपील है कि जो भी फैसला है उसे कोर्ट के फैसले को उसकी इज्जत करें, उसको मानें। कानपुर से खबर है, जहां आज वकीलों ने कचहरी में जमकर हंगामा किया। वकीलों ने पहले पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, फिर एक दरोगा को सड़क पर रोककर पीटा। खातून सिपाही ने उस दरोगा को वकीलों से बचाया। कचहरी के करीब ही SSP ऑफिस को सैकड़ों वकीलों ने घेर लिया। इसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से पुलिस और वकीलों के बीच तनाज़ा चल रहा है। मदारिस इस्लामिया को जदीद तालीम से जोड़ने का इरादा जाहिर करने वाली हुकूमतें अपने कहने और करने के फ़र्क को मिटाने में नाकाम साबित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी जदीद तालीम के फ़रोग़ को लेकर रियासती हुकूमत की जानिब से संजीदगी जाहिर की गई, लेकिन जदीद उलूम के लिए असातिज़ा की तकर्री को लेकर अब तक कुछ नहीं किया गया। पेश मेरठ से तंज़ीर अंसार की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर मदारिस में रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते से शशमाई इम्तहानात की शुरुआत होती है। यूपी मदरसा बोर्ड के तयशुदा निसाब के मुताबिक तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं, ताहम निसाब में शामिल जदीद उलूम हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस और मैथ के लिए इन तालिब इल्मों और मदरसा इंतज़ामिया को आज भी उन असातिज़ा का इंतज़ार है जिनकी तकर्री का वादा हुकूमत और बोर्ड ने किया था। इसके अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्टों का इम्तिहान लिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट से जो असातिज़ा हैं वो जो है अरबी, फ़ारसी और उर्दू वगैरह पढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से चंद असातिज़ा दिए हुए हैं, और उसके बाद जो है साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेज़ी के लिए कोई मुस्तकिल टीचर नहीं है। संस्था ने जो है, मदरसे ने, परमन समिति ने अपने तरीके से अध्यापक रख रखे हैं, उनके ज़रिए उनकी तैयारी कराई जाती है। मैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये तीनों मज़मूनों को देख रहा हूँ। उसमें बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मदरसे के बच्चे हैं। मदरसे के बच्चों के लिए हमें इसमें इनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम की हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमें अगर कोई जो परमानेंट टीचर मिल जाए जो इस चीज़ की पूरी रखता हो तो ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा मदरसे को। जदीद उलूम के माहिर असातिज़ा की तकर्री न होने से अंग्रेज़ी, मैथ और हिंदी जैसे मज़ामीन की तालीम महज मदरसा इंतज़ामिया कमेटी के भरोसे चल रही है, ताकि इन मज़ामीन में तालिब इल्मों को किसी तरह से पास कराया जा सके।
हमारे यहाँ जो प्रबंध समिति है वही उन्होंने अध्यापकों को जो है नियुक्त कर रखा है और उनको जो वो अपने पास से जो है सैलरी वगैरह देते हैं और वो उनकी तैयारी भी करा रहे हैं। मगर हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो फाइनल एग्ज़ाम आते आते उनकी पूरी जो तैयारी होनी चाहिए, ख़ासकर अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह की, वो मुकम्मल हो पाए। निसाब के मुताबिक तालीम के लिए मजमून के माहिर असातिज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन यूपी में मदारिस इस्लामिया के लिए हुकूमत और बोर्ड की रविश महज खाना पूरी करने तक महदूद नज़र आती है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। लोगों को मजहबी बुनियादों पर लड़ते रहना है या फिर उन्हें अपनी नस्लों के लिए एक खूबसूरत और रोशन मुस्तकबिल की तामीर करनी है? अहम सवाल है। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि मजहबी नफरत की आंच ने सिर्फ हिंदू और मुसलमान को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को झुलसाया है। शायद यही वजह है कि अब लोग नफरत से ज़्यादा मोहब्बत और मंदिर मस्जिद से ज़्यादा मुस्तकबिल की फिक्र करते नजर आ रहे हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जी हाँ, इस मुल्क को नुकसान से बचाने की जरूरत है। सियासतदान किसी के हमदर्द नहीं। कुछ लोग जाती मुफाद के लिए मुल्क की इस तहजीब को दागदार कर रहे हैं, जिस पर यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों को भी नाज था और दीगर कौम मजहब के लोग भी फख्र करते थे। मंदिर मस्जिद के नाम पर बहुत नुकसान हो चुका, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं। कम से कम एकता और अखंडता तो बची रहे। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है। इसका जो भी फैसला हो तमाम आवाम को इसका खैर मकदम करना चाहिए और साथ साथ हमको अमन बनाए रखना चाहिए। इसकी बड़ी ज़रूरत है हमारे मुल्क में आज। देश की अखंडता और देश में यकजहती बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको हर हाल में ज़िंदा रखना चाहिए, रखा जाए। और गुजारिश बस यही है हर तरह से कि हम अपने को भी संभालें और मिल के सोसाइटी के साथ समाज को संभालें। लोगों को अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, आलूदगी और घुटन से पाक खुशगवार माहौल चाहिए, जिंदगी की बेहतरीन सहूलतें और एक ऐसी फिजा जहां हर मजहब के मानने वाले अमनो सुकून के साथ सुकून की सांस ले सकें। अफसोसनाक पहलू ये है कि आज भी कुछ लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग न मुल्क के हमदर्द हैं और न ही इंसानियत के ही। ये लोग असल में मुल्क के दुश्मन हैं और पहले भी हमेशा ये लोग अंग्रेज़ों के जो लोग एजेंट थे वही लोग आज वही आइडियोलॉजी जो है वो ही इस मुल्क के ख़िलाफ़ अदलिया के ख़िलाफ़ काम कर रही है, अदालत और संविधान के ख़िलाफ़। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बेहतर सड़कें बनाने का वादा, बेहतर स्कूल बनाने का वादा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा, बेहतर नौजवानों के लिए नौकरियां लाने का वादा, किसानों के लिए उनकी कर्जा माफ़ी से लेकर उनको उचित मूल्य उनके उत्पादन का देने का वादा। यकीनी तौर पर हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा और इस नज़रिए को तब्दील करना पड़ेगा जो सियासत और मज़हब का नज़रिया है। लोगों को मंदिर मस्जिद से ज़्यादा शायद अपने मुस्तकबिल संवारने की फ़िक्र है, शायद उनको ज़रूरत उस रोज़गार की है जो उनको ज़िंदगी गुजारने में मुआविन साबित हो सके। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मुल्क का आधा हिस्सा फ़िज़ाई आलूदगी से बेहद परेशान है। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में फ़िज़ाई आलूदगी का असर न सिर्फ इंसान पर बल्कि दरख्तों पर भी साफ नज़र आ रहा है और इसका जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। के आधे शहरों की हवा इस कदर प्रदूषित हो गई है कि यहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो गया है। अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर की भी कुछ ऐसी ही दशा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग या मुंह पर रुमाल बांधकर निकल रहे हैं। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि यहाँ पर ऊंची इमारतें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि चारों ओर धुआं ही धुआं है।
और ये धुआं प्रदूषण बनकर लोगों की सांसों से फेफड़ों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर की बात की जाए तो मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कानपुर का AQI लेवल बढ़ा हुआ है जो 421 दर्शा रहा है, लेकिन कई जगहों पर ये लेवल 400 के बहुत ऊपर है और 500 के ऊपर भी है। जो जहर हवा में घुल रहा है वो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कानपुर के शहर काजी मुफ्ती मंजूर मुजाहिरी के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। 88 साल की उम्र में उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था। कल अस्पताल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने कई बड़े फतवे दिए थे और मुल्क को कौम की खिदमत में नुमाया मुकाम हासिल किया था। सैकड़ों उलमा के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब मुजाहिरी जो कानपुर के शहर काजी और मुफ्ती आज़म भी थे, बड़ी शख्सियत थी उनकी। वतन उनका जौनपुर था लेकिन कानपुर को उन्होंने वतन बना लिया था। बड़े आलिम थे, बड़े मुफ्ती थे, बड़े इदारे जामिलूम में 52 साल पढ़ाया उन्होंने। और सन 78 में हुकूमत यूपी ने, गवर्नर ने उनको कानपुर का शहर काजी नामज़द किया। जब से लेके वो अब तक इतना अरसा गुजरा, उन्होंने कानपुर के और मुल्क के मुसलमानों की रहनुमाई की। सर सैयद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सर सैयद विजन एंड मिशन के मौजू पर AMU के सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें कतर से आए मारूफ अलीग इंजीनियर मोहम्मद हबीबुल नबी ने सर सैयद के तालीमी मिशन को दौर हाजिर के तनाजुर में पेश किया और कहा कि सर सैयद को सच्चा खिराज अकीदत तभी होगा जब हम उनकी तालीमात को आम करेंगे और नाख्वानदा को तालीम याफ्ता बनाएंगे। इस मौके पर तंजीम की जानिब से एज़ाज़ात और इनामात भी तकसीम किए गए। AMU बोर्ड में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात ने भी यहाँ अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्हें भी एजाज़ से नवाजा गया। मिशन काफ़ी हद तक कामयाब है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और उनके जो ओल्ड बॉयज़ हैं उनको देता हूं। और वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और वो जब ही हो सकती है जब लोग खुलूस दिल से आगे आए और इसके लिए ताउन करें। जिस तरह सर सैयद का मिशन था कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो, तो उसके लिए आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, वो हमने बिल्कुल शुरुआती दौर से ही, निचली क्लास से ही हमने कंप्यूटर को कंपलसरी बना दिया है ताकि बच्चे अप टू डेट रह सकें और नेट डेवलपमेंट और साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशंस हैं। मैं जूनियर्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो लोग मेहनत करें और सर सैयद ने जो मैसेज दिया था उसको आगे बढ़ाएं, हमारे कम्युनिटी के लिए पढ़ें और अपने आप को साबित करें। बिहार में 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर लगेगी पाबंदी। आलूदगी से हालात बिगड़ने पर हरकत में आई सरकार। पटना के पौष इलाके हनुमान नगर में 60 लाख की डकैती। घर वालों को यरगमाल बनाकर अंजाम दी गई वारदात। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। समस्तीपुर फैमिली कोर्ट के अहाते में फायरिंग से अफरा तफरी। आरजेडी जिला नायब सदर पर जानलेवा हमला। गोलाबारी के बाद बदमाश फरार। बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा का पटना दौरा कल। पार्टी के पोस्टर से पटना हुआ रंगीन। मिशन 2020 की तैयारियों पर तबादला ख्याल की कयासा रैया। बिहार में हवाला के जरिए होती है शराब की स्मगलिंग। कैमूर पुलिस का इंकशाफ। नोट का नंबर दिखाने पर करते हैं शराब की डिलीवरी। और छठ खत्म होने के बाद घाटों पर कचरे का अंबार। पटना समेत रियासत भर में साफ सफाई के नज्म का पुख्ता। समस्तीपुर फैमिली कोर्ट में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमला
आरजेडी के जिला नायब सदर अशोक यादव पर किया गया, जो कि कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। हालांकि अशोक यादव बाल बाल बच गए। और वहीं राजधानी पटना में बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस इंतजामिया को चैलेंज कर दिया। बदमाशों ने 60 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। यह वाकया हनुमान नगर इलाके में पेश आया, जहां बदमाशों ने पड़ोसियों को नजरबंद करके घर में डकैती की वारदात अंजाम दी। मौके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय ने। महाव्रत छठ के दौरान अमूमन राजधानी पटना में चोरी की वारदात होती है, लेकिन इस बार एक फरलांग आगे बढ़कर अपराधियों ने डकैती की भीषण घटना को अंजाम दिया है। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर के इस घर में, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, चोरों ने पूरी तरीके से घर को खंगाल लिया। फिलहाल जो आभूषण के खाली डब्बे हैं वो बेड के ऊपर पड़े हुए हैं और घर का एक एक सामान अपराधी अपने साथ ले गए हैं। यहाँ तक कि टूथपेस्ट तक को भी नहीं छोड़ा है और 6 की संख्या में अपराधी बताए जा रहे हैं। अहले सुबह 3 बजे के बाद अपराधी इस घर में घुसे थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है यह हतप्रभ कर देने वाली घटना है, इस मायने में कि यहाँ से थाने की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो घर के पीड़ित लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे ये घटना घटी? सर ये कैसा है, छठ का टाइम था, हम लोग कुछ बाहर रहते हैं, बाहर से ट्रैवल किया, छठ में घर आए हम लोग। उसके बाद चूँकि गांव हमारा नेटिव है तो वहाँ पे हम लोगों ने, पेरेंट्स हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, 83 ईयर्स ओल्ड है जिनका घर है ये, तो उनके साथ हमने वहाँ पे डिसाइड किया मनाने का। चूँकि पटना सेफ़ नहीं है। घर में फैमिली मेंबर्स थे उस वक्त जब अपराधी आए? जी, चूँकि कितने लोग थे घर में? सेफ़ नहीं है पटना, इसके लिए हमने कुछ लोगों को छोड़ रखा था, फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल्स है। घर के लोग रात 2 बजे तक जगे थे? हाँ, रात के 2 बजे तक कुछ मेंबर्स जगे थे, तब तक सब ठीक था। उसके बाद जैसे ही शायद उनकी बत्ती बंद किया उन्होंने, उसके बाद करीब 4 से 6 की संख्या में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सबको उन्होंने नज़रबंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगाई और अपना लॉक भी लेके आए थे। सब न्यू लॉक्स था, उन्होंने न्यू लॉक्स डाले हैं। घर के लोगों को बंद कर दिया? हाँ, जितना लॉक्स था उनके पास लॉक्स डाला और जब लॉक नहीं था तो कुंडी लगा दिया। सो हमारे कुछ किराएदार लोग भी हैं, उनको भी बाहर से कुंडी लगा दिया ताकि वो लोग बाहर ना आ सके। उसके बाद उन्होंने आराम से 1 घंटे उन्होंने पूरी वारदात की है। ये आप देख सकते हैं। कितने बजे? 3 बजे के बाद आए हैं? हाँ, सो ऐसा लग रहा है कि 2 बजे के बाद वो लोग आसपास ही रहे होंगे। जैसे ही देखा सब शांत हो गया, 3 बजे वो लोग एंटर किया है और जो है घर का सारे दरवाजे करीब 7-8 लॉक्स तोड़ के वो लोग आए हैं। एक दरवाजा कितने की प्रॉपर्टी लेगा अपने साथ? सो कैसा, हम लोग का जॉइंट फैमिली है, सबकी शादियां होती गई। विलेज में हमें लगा सेफ नहीं है, पटना कैपिटल टाउन है, कुछ तो सेफ रहेगा करके हमने सारे वैल्यूएबल यहाँ पे रखे हुए थे। ऑर्नामेंट्स थे, सारे पुश्तैनी थे, हमारे बाबा जमाने के थे, कुछ हमारे थे, कुछ मेरे शादी के थे, मेरे भाइयों के शादी के थे। वो सब डिफरेंट लॉकर्स बना के यहाँ पे रखा हुआ था। कितने की प्रॉपर्टी ले गए ये बताइए? सो टोटल 60 लाख जो ऑर्नामेंट्स है, बाकी वैल्यूएबल्स का हम जो सामान ले गए उसका हम लोग काउंट नहीं करें। निश्चित तौर पर ये हैरत अंगेज कर देने वाला वाकया है और एक बार फिर से मामले का उद्भेदन पटना पुलिस करे या न करे, लेकिन मामले की लिपापोती जरूर करती है। ये रॉबरी की घटना है, घर वाले रॉबरी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरी पर तुली हुई कि चोरी की घटना में आप कन्वर्ट के साथ केस दर्ज करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है पटना पुलिस। बहरहाल अब इस मामले का उद्भेदन पटना पुलिस के लिए चुनौती है। चुनौती इस मायने में है कि महज 200 मीटर की दूरी पर किसी घर में, और खुद घर के मेंबर मानते हैं कि पुलिस को नजदीक मान अपराधियों ने इसे सबसे सेफ प्लेस मान लिया और इसी कारण इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब देखना होगा पटना पुलिस इस मामले को कैसे इस मामले का खुलासा करती है, चूंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया उन लोगों ने और अब पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती फिर से सामने आई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बिहार में शराबबंदी के बीच शराब की स्मगलिंग के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। अब जो नया इंकशाफ हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। कैमूर पुलिस ने इंकशाफ किया कि शराब स्मगलिंग के लिए रकम की अदायगी हवाला के जरिए की जा रही है। हवाला के जरिए मध्य प्रदेश और पंजाब से बिहार में बड़ी मिकदार में शराब की खेप लाई जाती है। मुख्य अभियुक्त अजय सिंह उर्फ अकेला, जो पहले का आपराधिक इतिहास में था, ये यूपी में शरण लिए हुए थे, कैमूर जिला के रहने वाले थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके द्वारा बताया गया कि इंदौर के एक अरुण सिंह हैं, उनके माध्यम से हम लोग शराब की डिलीवरी करते थे। फिर इंदौर से अरुण सिंह की इनकी गिरफ्तारी हुई। हवाला द्वारा अपन
भिजवा देते थे और वहाँ से माल आता था, अरुणाचल प्रदेश जाता था, बीच में खाली हो जाता था। इंडिकेट करने के लिए क्या होता था? मतलब पैसा मैंने 5 या 10 का देना पड़ता था? हाँ, वो हवाला द्वारा इंडिकेट करने के लिए वो नंबर, नोट का नंबर देना पड़ता था। अच्छा। और वो नंबर वहाँ वो करने